हेलो बच्चा लोग, आज है हमारा चैप्टर सेकंड का डे 4। तो आज हम बेसिकली चैप्टर सेकंड का पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसके अंदर जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो आज हम कवर करेंगे। तो बेसिकली लास्ट टाइम मैंने आपको पोटेंशियल एंड उसके बेसिक जो डायपोल के लिए जो पोटेंशियल फाइंड करना था वो सब चीज़ें हमारी हो गई थी। आज हम देखने वाले हैं कंडक्टर्स, कैपेसिटर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी समथिंग फॉर कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समथिंग लाइक दैट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर फ्री चार्ज अवेलेबल होते हैं और वो होते हैं जनरली सरफेस के ऊपर। अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज भी कंडक्टर को देते हैं तो वो चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर चला जाता है। जैसे आपने कंडक्टर को चार्ज दिया समथिंग, कुछ भी समथिंग गुलाम जो भी है एक्स गुलाम, तो वो कहाँ जाएगा? वो उसके सरफेस पे जाएगा। क्यों जाएगा? तो उसका रीज़न होता है कि कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर जो मटेरियल है उसके अंदर भी चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, फ्री चार्ज। एक दूसरे को रिपेल करने के कारण वो सभी सरफेस पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई कंडक्टर की, उसके थ्रू हम जानते हैं कि कंडक्टर जो है कैसे यूजफुल होते हैं कैपेसिटर्स में, कैसे काम आएंगे समथिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो। तो देखो सबसे पहली बात कि मैंने थोड़ी देर पहले ये रिपीट किया आपको कि कंडक्टर जो है उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। इट मीन्स चार्ज हमेशा जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो है। इनडायरेक्टली ये यही बोल रहा है। कैसे हुआ? देखो, अपने लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई क्या होता है, ई डॉट डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अगर आप किसी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज को जीरो लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना है? जीरो। अब इसके अंदर कोई भी गॉसियन सरफेस अज्यूम कीजिए, तो आपको क्या होगा कि चार्ज जीरो हो जाएगा राइट हैंड साइड में, और जबकि चार्ज जीरो होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि एरिया तो जीरो नहीं हो सकता ना ही उनके बीच का एंगल जीरो हो सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटसाइड होगा आर कैप में और डेल्टा एस का भी आर कैप में होगा। दोनों का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। इसका मतलब कोस थीटा का वैल्यू जीरो नहीं होगा एंड डेल्टा एस भी जीरो नहीं है, तो जीरो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। तो ये हो गया इसका प्रूफ। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं। देखिए, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। क्यों होता है ऐसा? देखिए ये मैंने इक्विपोटेंशियल जो सरफेस की थी उसमें भी एक डिस्कस किया था कि जो स्फीयर होते हैं या फिर कहें कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो स्फेरिकल होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टैटिक जो फील्ड होता है वो आर कैप डायरेक्शन में होगा या फिर अपन कहें कि एन कैप डायरेक्शन में होगा। एन कैप यहाँ शो करता है नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है, ठीक है। अब ये याद रखना है क्योंकि हमने देखा था, ये आगे प्रॉपर्टी भी आएगा कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए यहाँ पे कि नॉर्मल होगा और इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड जो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप होगा, ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। तो ये मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में डिस्कस कर दिया कि कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं हो सकता। बेसिकली वही प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। अच्छा तो देखो, ये बोल रहा है कि आपका कंडक्टर के अंदर सेम वैल्यू रहेगा पोटेंशियल का किसी भी पॉइंट पे। आप चेक कीजिए कैसे, क्योंकि एक चीज़ हमने देखा कि चार्ज कहाँ है? सरफेस पे, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो एवरी पॉइंट इन द स्फीयर दैट विल बी सेम। ओके, इट मीन्स उसका जो पोटेंशियल है वो हर कहीं सेम आएगा आपका, ठीक है। हैज़ द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। सरफेस के ऊपर जितना वैल्यू होगा वही वैल्यू आपका कंडक्टर के अंदर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया था, लेकिन पोटेंशियल में ऐसा नहीं होता। पोटेंशियल आपका एक नॉन वेक्टर क्वांटिटी है, वो इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। अगर आपका सिग्मा यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो। ओके, नाउ नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग क्या होता है? तो बेसिकली आपने सुना होगा कभी शील्डिंग करना। शील्ड करना मतलब किसी चीज़ को क्लोज कर देना किसी भी चीज़ से, तो उसको शील्डिंग बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे दो फिगर्स शो कर रही हैं, उस फिगर में भी आपने देखा कि हमने क्या किया, एक कैविटी बनाई। कोई कंडक्टर है, उसके अंदर कैविटी का मतलब है उसके अंदर कोई खाली स्पेस है। तो उस स्पेस के अंदर मतलब उसको क्या बोलते हैं, उस स्पेस को हमने क्या कर दिया? सील्ड कर दिया एक तरीके से, ठीक है। उसमें एयर भी अज्यूम हो सकता है, कोई भी अपन एम्प्टी स्पेस मान रहे हैं। तो अब क्या होगा, जो सील्डिंग है या फिर कहें कि वो कैविटी है,
उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। क्यों आएगा? वो सेम रीजन जो गॉस लॉ का है, कि गॉस लॉ में हम क्या करते हैं, कोई सरफेस अज्यूम करेंगे, गॉसियन सरफेस, तो आपने जो भी सरफेस अज्यूम करेंगे उसके अंदर, उस सरफेस के अंदर चार्ज क्या होगा, हमेशा कंटेन चार्ज जीरो होगा ना। और अगर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनडायरेक्टली जीरो हो गया। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं होगा। सीधी सी बात अभी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है। सही है ना। यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है कि जैसे ये कोई कंडक्टर है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्यों? क्योंकि रो चार्ज डेंसिटी जीरो है, रो। नेक्स्ट है आपका कि जो पोटेंशियल है, जो ये वाला सेकंड फिगर है, इसमें दिया हुआ कि पोटेंशियल जो सरफेस पे है, सेम पोटेंशियल आपका कहाँ है, इनसाइड द स्फीयर। फिर यहाँ सेकंड फिगर में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हमने बता दिया ऑलरेडी, एन कैप डायरेक्शन मतलब नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, नाउ थर्ड जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसमें यही शो किया गया है कि सिग्मा जीरो है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जो फर्स्ट एंड फोर्थ जो है दोनों फिगर सेम ही शो करती हैं। ये हो गया कंडक्टर्स का बेसिक प्रॉपर्टीज़ कि कैसे कंडक्टर्स बिहेव करते हैं, अपन चार्ज देंगे तो कैसे बिहेव करेंगे, कैविटी क्या करती है, समथिंग, ये सब चीज़ें उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो देखो, डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक बेसिकली कंडक्टर्स की तरह ही होते हैं। इनमें फ़र्क क्या होता है कि कंडक्टर में जब आप किसी एक्सटर्नल फील्ड में अप्लाई करते हो, एक कंडक्टर है अज्यूम कीजिए, उसको आपने किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, होगा क्या कि उसके अंदर भी चार्ज जनरेट होगा, एंड जो डाइलेक्ट्रिक रखेंगे उसके अंदर भी चार्ज जनरेट होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर उतना ही चार्ज जनरेट, मतलब कंडक्टर में सिर्फ उतना ही चार्ज जनरेट होगा जितना कि आपका बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लगाएगा। मतलब आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ और अंदर जनरेट होने वाले फील्ड का स्ट्रेंथ दोनों इक्वल होंगे। इट मीन्स फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होगा। लेकिन डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि चार्जेस एक्स्ट्रा या फिर कम, ठीक है, मतलब या तो एक्स्ट्रा जनरेट हो जाते हैं कम, तो जो अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल नहीं कर पाता और कैंसिल नहीं हो पाता। इसलिए डाइलेक्ट्रिक के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सस्टेन कर जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम या फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो भी है। तो अब देखते हैं इसका बेसिक जो है। फर्स्ट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर में मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है, अब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आए? देखो, मैंने कोई कंडक्टर को जैसे ये मान लेते हैं कि इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसमें रखा, ठीक है, तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है कि जिस डायरेक्शन में होगा उसकी साइड में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, और जिस डायरेक्शन में मतलब अपोजिट डायरेक्शन होगा उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही तो मूव करता है ना, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ आ जाएगा समथिंग नेगेटिव। अब अंदर वाले जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं उनके अंदर मतलब आपका क्या होगा, एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जिसको हम ई इनसाइड बोलेंगे। तो ये हो गया ई इनसाइड, इसका डायरेक्शन ये होगा और आउटसाइड इसका डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आउटसाइड जो है उसको मान लेते हैं ई नोट, वो इक्वल किसके आ गया, ई इनसाइड के, एंड डायरेक्शन अपोजिट है, तो फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इनसाइड वो कितना आया, जीरो आ गया। सेकेंड हम बात कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक्स का। डाइलेक्ट्रिक में मैंने आपको बताया कि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो इक्वल नहीं होते। तो होता कुछ ये है कि ई नोट और ई इनसाइड मिलके आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ देते हैं, दैट शुड बी नॉट जीरो, ओके, इन द डाइलेक्ट्रिक केस। ये हो गया बेसिक प्रॉपर्टी इन दोनों का। नाउ पोलराइजेशन जो नेक्स्ट हेडिंग है उसमें क्या है, देखिए पोलराइजेशन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि पोलर मीन्स या तो यहाँ पे कुछ पोल्स फॉर्म होंगे समथिंग, मतलब आपका कुछ जो आपने डाइपोल पढ़ा समथिंग, वहाँ पे जो दो चार्ज थे पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे भी कुछ पोलर फॉर्म यहाँ पे जनरेट होगा चार्जेस का। हुआ क्या, यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हैं आपको, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से, एक पोलर मॉलिक्यूल से। तो नॉन पोलर का मतलब क्या है कि वो मॉलिक्यूल्स सेल्फ पोलर नहीं थे, पोलराइज नहीं थे, मतलब इनिशियली उनमें क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एक ही जगह पे प्रेजेंट थे, कोइंसाइड थे उन पे, मतलब इनिशियली कोई ऐसा पोलराइजेशन नहीं था। लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया कोई भी, जैसे मान लेते हैं ये कोई मटेरियल है, तो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, आप यहाँ सेकंड फिगर में देख सकते हैं डायरेक्टली, तो क्या होगा, कुछ मतलब डंबल शेप का कुछ चार्जेस जो हैं दोनों एक दूसरे से रिपेल करने लगे, मतलब थोड़ा दूर दूर हो गए, प्लस चार्ज इस साइड, नेगेटिव चार्ज इस साइड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, समथिंग ऐसा यहाँ पे हो गया ना। आप अगर पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे उसमें क्या होता है कि पहले से आपका मतलब पोलराइज्ड मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पहले से डिस्टेंस पे थे, कुछ डिस्टेंस था उनमें, वो एक पॉइंट पे नहीं थे, कोइंसाइड नहीं थे।
तो हुआ क्या कि जब आपने पोलर और नॉन पोलर को रखा तो फ़र्क बस इतना है कि पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ओनली चार्ज का डिस्टेंस पहले से प्रेजेंट था, अब ये क्या करेंगे, अपने आप को सेल्फ ओरिएंटेट कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों ही मतलब नॉन पोलर और दोनों ही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर देते हैं अपने पोलर चार्जेस को, बट पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें एक रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ये बेसिक डिफरेंस था इनमें। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा एक फॉर्मूला भी आता है यहाँ पे पोलराइजेशन का, तो वो फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, P इज इक्वल टू काई नोट ई, तो ये फॉर्मूला था एप्सिलॉन नोट काई नोट ई, ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं पोलराइजेशन का। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं, दैट इज़ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आज का जो पहला टॉपिक था हमारा वो था कंडक्टर्स का। तो जो कंडक्टर्स हमने देखे, प्रॉपर्टीज़ देखी, उन सभी प्रॉपर्टीज़ का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और देखने वाले हैं मतलब हम कैसे उनको यूज़ करके कैपेसिटर्स को जनरेट करेंगे। तो देखो कैपेसिटर्स क्या है, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें दो कंडक्टर होते हैं, जनरली दोनों कंडक्टर का चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है, आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, दैट डजंट मैटर, बट जनरली ऐसा होता है। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट होता है, V1 V2 मान लेते हैं, और ये दोनों कंडक्टर्स एक ऐसी हम कह सकते हैं ओरिएंटेशन में सिचुएटेड होते हैं कि ये दोनों अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर पाते हैं। इनके अंदर चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए हमने एक ऐसी ओरिएंटेशन को डेवलप किया है जिसे हमने कैपेसिटर का नाम दिया। तो ये बेसिकली कैपेसिटर का डेफिनेशन हो गया कि जहाँ पे आपके क्या हों, टू कंडक्टर एट ए सेपरेशन मान लेते हैं D, यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं, तो हमने D सेपरेशन पे दो कंडक्टर को रखा जिसके चार्जेस जो हैं वो सेम आपका होंगे, Q एंड माइनस Q, मैग्नीट्यूड में सेम होगा और पोटेंशियल आपका डिफरेंट होगा। ये हो गया कैपेसिटर्स। अब कैपेसिटेंस क्या होती है, देखो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन के लिए बता सकते हैं कि अभी मैंने बताया कि कैपेसिटर काम क्या आते हैं, चार्ज को स्टोर करने के, तो आप कैपेसिटेंस का डेफिनेशन कुछ ऐसे देंगे कि पर यूनिट चार्ज को स्टोर करने के लिए मतलब कितना पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं अपन, कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला आया कहाँ से, उसका डेवलपमेंट देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, बेसिकली Q इज इक्वल टू Q प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। कैसे, जब भी आप चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, बेसिक प्रॉपर्टी है। पोटेंशियल का वो फॉर्मूला भी देख सकते हो, Q अपॉन R होता है, वहाँ से भी आप Q को इंक्रीज करोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, ठीक है। नाउ मैं कह रहा हूँ कि अब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसका वैल्यू C लिया गया, इसी को क्या बोल दिया गया, कैपेसिटेंस। अच्छा अब देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, यहाँ से C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आपको पर यूनिट चार्ज देने पे, मतलब आपने किसी कंडक्टर को या फिर किसी मेटेरियल, जो भी यहाँ पे कंडक्टर लिए हैं हमने, उनको पर यूनिट चार्ज देने के लिए जितना आपने पोटेंशियल को इंक्रीज़ किया, ठीक है, या फिर कहें कि पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज दिया, दोनों सेम चीज़ है, दोनों प्रोपोर्शनल है, तो वही क्या है, कैपेसिटेंस का वैल्यू है, ठीक है। कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो हम फैरेड यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड Q का वैल्यू होता है कूलम एंड V का होता है वोल्ट। तो आप डायरेक्टली ऐसा ही यूनिट में लिख सकते हो, C बाय V, कहेंगे कूलम अपॉन वोल्ट, ये होगा इसका ऐसा ही यूनिट, ओके, ये हो गया। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो इसमें क्या होता है कि सेम जो कैपेसिटर का जो जनरल फॉर्म देखा हमने कि दो कंडक्टर आपके पास प्रेजेंट होंगे जिनके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होगा, कुछ सेपरेशन पे प्रेजेंट होंगे, वही चीज़ यहाँ पे होगी, बस चेंज क्या होगा कि यहाँ पे पैरेलल प्लेट दे रखा है। इसका मतलब आपको प्लेट टाइप के दो कंडक्टर लेने हैं, मान लेते हैं इस पर चार्ज है Q पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव Q चार्ज है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं, इस पर माइनस सिग्मा, ओके, ये चार्ज प्रेजेंट कर दिया मैंने, प्लस Q, ये नेगेटिव हो गया, ओके। डिस्टेंस यहाँ पे मैंने मान लिया D है। अच्छा ये हो गया इसका आपका स्ट्रक्चर कि कैसे आपका जो ये कैपेसिटर दिखेगा। अब देखो इसका फॉर्मुलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या अज्यूम किया कि देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्योंकि जनरली आपको कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हमारा एम क्या है इस टॉपिक का, टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस को फाइंड करने के लिए आपको एक दो चीज़ें चाहिए, पहली चार्ज और दूसरी वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल। अब पोटेंशियल
को फाइंड करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, इसलिए हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए, हमने माना 3 रीजन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब आप खुद सोचिए कि फर्स्ट रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा। देखो, फर्स्ट प्लेट क्या है, पॉजिटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर, इस साइड होगा। नेगेटिव प्लेट क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, तो उसका फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा। ये होगा ई नेगेटिव और ये होगा ई पॉजिटिव। अब जनरल अगर दो चार्ज होते तो ये जीरो नहीं होता, लेकिन हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा कंडक्टर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मतलब दोनों, ये प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फर्स्ट रीजन। सेम टाइप से हमने थर्ड रीजन में भी दे दिया, ये आप चेक कर सकते हैं, दोनों जीरो आएंगे। अगर नहीं हो तो मेरे को कमेंट में बता देना। सेकंड में देखो, सेकंड रीजन में बात आता है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए पॉइंट मैंने अज्यूम किया, तो पॉजिटिव प्लेट क्या कह रहा है कि राइट साइड में डायरेक्शन होगा, ये ई पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव प्लेट के कारण भी किस साइड में होगा, राइट साइड में, क्योंकि नेगेटिव प्लेट क्या करता है, अपनी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव हो गया। अब आप देखेंगे कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो बेसिकली आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि जो कंडक्टर होते हैं उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप होता है। बट इन द केस ऑफ वन साइडेड चार्ज प्लेट, लाइक हम कैपेसिटर के अंदर जो प्लेट लेते हैं उनमें दोनों साइड पे चार्ज नहीं होता, सिर्फ एक साइड पे चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हाफ हो जाएगा। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बजाय कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया पॉजिटिव प्लेट के लिए, एंड सेम टाइप से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये हो गया नेगेटिव प्लेट के लिए। तो दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट, हमें फाइंड क्या करना है, वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल, हमें पता है ई क्या होता है, ई डॉट डी आर इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो सेम टाइप से ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी, तो मैंने बोला वी डिवाइड बाई डी। तो यहाँ से अगर, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में डिफरेंस कितना है, डी है ना, डिस्टेंस, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो गया मेरा ई इंटू डी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है एक्चुअली, तो हम यहाँ पुट करेंगे वी इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये हो गया हमारा पोटेंशियल का वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। नाउ आपने देखा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए, बस खत्म हमारा काम। हमें चाहिए था C इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूले में क्या था, Q डिवाइड बाई V। तो चार्ज का वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी, एंड V आपको पोटेंशियल मिल गया, तो आपका काम हो गया सोल्व। आपके पास यहाँ से कैपेसिटेंस आ जाएगा। चलिए, C डिवाइड बाई Q, पोटेंशियल का वैल्यू है सिग्मा डॉट D डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए Q डिवाइड बाई सिग्मा इंटू डी और एप्सिलॉन नॉट नॉमिनेटर में आ गया। अब एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पे जो Q है उसका वैल्यू कितना है, तो जो Q होता है, अच्छा Q चार्ज डेंसिटी बोल देता हूँ। चार्ज डेंसिटी जो होता है वो कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे लिखते हैं, चार्ज डिवाइड बाई जितनी सरफेस पे वो चार्ज प्रेजेंट है, तो हमारा चार्ज प्रेजेंट है ए एरिया पे, ठीक है। तो मैंने बोला सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो मैं यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू पुट कर देता हूँ, जिससे मेरे पास जो है डायरेक्टली विदाउट चार्ज के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू एप्सिलॉन नॉट और ये क्यू डिवाइड बाई ए इंटू डी। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया और हमारा सी का फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। आई थिंक आपको ये समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा एम क्लियर होना चाहिए कि हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है। कैपेसिटेंस के लिए हमें क्या चाहिए, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। चार्ज हमारे पास था, पोटेंशियल का वैल्यू के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आया, तीनों रीजन में हमने चेक किया, सिर्फ सेकंड रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो वहाँ से हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटेंस। इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं कि हम अभी तक जो कैपेसिटर देख रहे थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या फिर जनरल कैपेसिटर, उसके अंदर हमने क्या किया कि हमने दो कंडक्टर लिए, बीच में एयर प्रेजेंट था या फिर कहेंगे वैक्यूम प्रेजेंट था। अब हम क्या करने वाले हैं कि बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसको स्टोर करने की पावर इंक्रीज हो जाएगी। जनरली आपने भी देखा होगा पंखे के सेल वगैरह को ओपन करके, उसके अंदर स्पेस तो नहीं रहता ना खाली, वो कुछ मीडियम उसके अंदर फिल होता है। तो दैट इज़ व्हाट
दैट इज़ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो बेसिकली यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से क्या इफेक्ट हुआ। तो चलिए यहाँ पे हमने बोला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये हमारा फॉर्मूला है इन द केस ऑफ वैक्यूम और कह सकते हैं एम्प्टी स्पेस। ना अगर हमने चेंज किया डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, मतलब मीडियम डाल दिया हमने, तो क्या होगा। तो देखो दोबारा सेम चीज़ होगी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, कितना था, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किसी मीडियम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, हुआ ना, क्योंकि एप्सिलॉन आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसको मैं बोल देता हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। तो अगर आपने नहीं समझ में आ रहा है कि एप्सिलॉन आर कहाँ से आया, तो फर्स्ट वीडियो डे 1 का वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो इसको हम कंबाइंड फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। जब इसको पुट करेंगे, सेम फॉर्मूला जो ऊपर यहाँ पे देखिए E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे V फाइंड करेंगे और सेम टाइप से हम यहाँ पे Q अपॉन V कर देंगे। तो हमारे पास इस बार जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A बाई डी। ये हो गया हमारा इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ओके, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप कि आप ये समझ गए हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ कॉम्बिनेशन से क्या होता है। देखो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन सीधी सी बात है, तो कैसे कॉम्बिनेट। अब कॉम्बिनेशन जब दिमाग में आया तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आई, या तो आप सीरीज में कैपेसिटर को कनेक्ट कर दोगे या पैरेलल कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दो ओरिएंटेशन दिखा देता हूँ, उसको डायरेक्ट अपन समझ ही लेते हैं फॉर्मूला से ही। कॉम्बिनेशन से इतना ही मीनिंग था कि हमने क्या कहा, कैपेसिटर्स को कनेक्ट करना है। क्यों करना है, उसका रीज़न ये है कि हमें अपनी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। ठीक है, कैपेसिटी को, जो चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है कैपेसिटर की, उसको बढ़ाना है। उसके लिए हमने उसको सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट किया। अब हम चेक करने वाले किस में क्या वैल्यू होगी कैपेसिटेंस की। चलिए पहला आपका जो टॉपिक है वो है सीरीज के अंदर। हम मान रहे हैं कि हमने कैपेसिटर को लिया, जैसे ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये, तो ऐसे हमने सीरीज में जोड़ दिया। अब एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जब भी आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो एक प्लेट पॉजिटिव वाली नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट होनी चाहिए। मान लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट है। ऐसा आपका एक सीरीज चलती जा रही है, तो इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस टॉपिक में हमारा एम है कि हम सीरीज कनेक्शन के अंदर कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करें। तो चलिए देखते हैं। तो सेम करना है हमें कैपेसिटेंस के लिए। हमें पहले तो देखना पड़ेगा कि चार्ज कितना है, फिर हम देखेंगे वोल्टेज कितना है। ठीक है, पोटेंशियल कितना है। तो यहाँ पे हम दो कैपेसिटर को अज्यूम कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और उन दोनों कैपेसिटर को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं V वोल्टेज V, और इसका मान लेते हैं C1 है, इसका C2 है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो जब भी सीरीज कनेक्शन की बात होगी तो आपका चार्ज सेम रहेगा, चार्ज सेम। एंड जब भी पैरेलल कनेक्शन की बात होगी तो आपका क्या सेम रहेगा, बोलो, वोल्टेज सेम रहेगा। ठीक है, अब जब आपका चार्ज सेम है, इसका मतलब आपने यहाँ पे जो बैटरी लगाया उससे मान लेते हैं कि Q चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इस प्लेट पे भी Q रहेगा, इस पे भी प्लस Q ही रहेगा, इस पे माइनस Q, इस पे माइनस Q। मतलब मतलब जितने भी कैपेसिटर हैं इन द कनेक्शन, ऑल द कैपेसिटर्स हैव द सेम चार्ज वैल्यू। अच्छा, इससे क्या होगा, देखो सबसे पहले हमें क्या अज्यूम करना है, जो हमें पता है वही लिख लेना है। हमें फाइंड क्या करना है, कैपेसिटर्स का वैल्यू फाइंड करना है, एक जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो उसके लिए हम वही वैल्यू करेंगे। देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको इस डायग्राम से पता चल रही है कि जितना आपने चार्ज इसको दिया सिस्टम को, वो चार्ज कंजर्व है, चार्ज सेम है। तो डिफरेंट क्या है, यहाँ पे V1 पोटेंशियल है, यहाँ V2 पोटेंशियल है। सीरीज में चेंज होता है ना पोटेंशियल। तो अब हमने पोटेंशियल दिया V, और ये डिवाइड हो गया V1 प्लस V2 में। सिंपल, सबसे पहले वो चीज़ें लिख लो जो आपकी डिवाइड हो रही हैं। जैसे आपका पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है तो लिख लिया। अब देखो इस डायग्राम को देख के आप बता सकते हो कि फर्स्ट कैपेसिटर के लिए जो आपका V1 का वैल्यू होगा वो क्या होगा। देखो Q इज इक्वल टू C1 V1, और दूसरे के लिए Q इज इक्वल टू C2 V2। चार्ज सेम रहेगा तो पुट कर देते हैं, V का वैल्यू हो जाएगा Q बाय C इक्विवेलेंट, क्योंकि ये हमारा टोटल कैपेसिटेंस होगा। V1 का वैल्यू होगा Q बाय C1, और इसका होगा Q बाय C2। तो यहाँ पे हो जाएगा सेम टाइप से, यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 1/C2।
ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इन द केस ऑफ सीरीज कनेक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम चल रहे हैं सेकंड टॉपिक पे। सीरीज में होता है 1/C1 C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 और उसका मतलब ये रेजिस्टेंस से उल्टा होता है। इसमें रेजिस्टेंस में R1 प्लस R2 तो इसमें 1 में आ जाता है ना, उल्टा होता है। तो देखो हमने देख लिया सीरीज कनेक्शन में क्या होगा कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू। अब हम बात करें पैरेलल कनेक्शन की। इसमें हमारा जो फाइनल कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, कैपेसिटेंस इन पैरेलल सीरीज पैरेलल कनेक्शन। तो देखो पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम एक कैपेसिटर को दूसरे के पैरेलल लगाने वाले हैं। तो जैसे माना कि मैंने यहाँ पे दो कैपेसिटर अज्यूम किए हैं, उन दोनों को मैंने पैरेलली कनेक्ट कर दिया। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि दोनों कैपेसिटर्स की पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट होगी, नेगेटिव नेगेटिव से होगी। ये याद रखने का तरीका है बेसिकली। जैसे आप सीरीज में बात करते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगी, नेगेटिव पॉजिटिव से, ठीक है। अल्टरनेट यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से। तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया और हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया V वोल्टेज का। यहाँ पे V हो गया, इसका C2 मान लेते हैं, इसका C1 है। अब मैंने आपको शुरू में बताया कि जब आप सीरीज कनेक्शन की बात करोगे तो आपका चार्ज सेम होगा या फिर रेजिस्टेंस होंगे तो करंट सेम होगा, क्योंकि करंट और चार्ज एक दूसरे रिलेटिव होते हैं। सेम टाइप से अगर पैरेलल की बात करोगे तो वहाँ पे क्या सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा। ये आपको रेजिस्टेंस में भी सेम फॉर्मूला याद रखना है और यहाँ पे भी। तो यहाँ मैंने बोला कि वोल्टेज सेम है, सेम टाइप से यहाँ पे भी वोल्टेज है। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, यहाँ पे चार्ज चेंज हुआ। कैसे, जो बैटरी है उसने चार्ज इजेक्ट किया क्यों, लेकिन यहाँ पे आके इस पॉइंट पे इसके पास दो रास्ते हैं, C1 और C2। तो मान लेते हैं यहाँ पे Q2 चार्ज गया, यहाँ पे Q1 गया। तो चार्ज आपका डिवाइड हुआ इन द टू वेज, ओके, Q1 प्लस Q2। तो हम इसी फॉर्मूले से डिराइव करेंगे। देखिए Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। हुआ क्या कि जो Q है वो क्या है, मतलब टोटल चार्ज है, तो उसके लिए टोटल कैपेसिटेंस यूज होगी। तो हम मान रहे हैं Q इज इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला होता है ना Q इज इक्वल टू CV, इसको यूज़ करेंगे। तो C इक्विवेलेंट इंटू पोटेंशियल का वैल्यू सेम होने वाला है। Q1 का वैल्यू कितना है, देखिए Q1 कितना है, C1 इंटू V, और Q2 C2 इंटू V। यहाँ पे भी V कैंसिल हो जाएगा और आपका कितना आ जाएगा एक आंसर, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2। ये हो गया इन द कनेक्शन ऑफ इन द पैरेलल कनेक्शन द कैपेसिटेंस वैल्यू, ओके। तो जब भी आप पैरेलल कैपेसिटेंस को मतलब कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे n टाइम्स आपका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप मेजर कर सकते हैं ऐड करके डायरेक्टली। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी स्टोरेड इन ए कैपेसिटर। देखो कोई भी कैपेसिटर है उसको आप वोल्टेज दोगे, पोटेंशियल दोगे, तो वो क्या होगा, उसमें चार्ज स्टोर होगा, समथिंग वहाँ पे एनर्जी स्टोर होगा एक तरीके से देखा जाए तो। क्यों, क्योंकि चार्ज क्या है एक तरीके से, मतलब आप जो दे रहे हो चार्ज वो किसी फॉर्म में दे रहे हो, बैटरी की फॉर्म में, वोल्टेज की फॉर्म में। आपने किसी कैपेसिटर को चार्ज किया, सुना होगा समथिंग, कई बार क्वेश्चन में आता है कि एक कैपेसिटर को चार्ज किया गया। इसका मतलब क्या है कि आपने उसको एट द एंड एनर्जी दिया, ठीक है, या मतलब चार्ज दिया। अब वो एनर्जी आप फाइंड कैसे करोगे, तो देखो इसका बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये बताया था कि वोल्टेज जो है उसका एनर्जी से रिलेशन क्या होता है, Q इंटू V। समझ गए, ये बेसिक मतलब आपका पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का फॉर्मूला था Q इंटू V डायरेक्टली। अब इसी फॉर्मूले को रिलेट करके मैं यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज जो है निकालूंगा। देखिए तो मैं मान लेता हूँ कि du जो एनर्जी है वो कितना है मेरा, Q इंटू dV समथिंग, किसी भी कैपेसिटर के लिए मान रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कोई कैपेसिटर है और Q चार्ज है, पोटेंशियल V है, तो ये कनेक्टेड है V बैटरी से। अब देखो आपको एक चीज़ पता है कि Q क्या है, Q का वैल्यू कितना होता है, CV, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, Q का वैल्यू पुट कर दिया, du इज इक्वल टू CV इंटू डी। आपको क्या करना है, टोटल एनर्जी निकालना है, कितना स्टोर है, तो आप दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो du का इंटीग्रेशन बेसिकली हो जाएगा u एंड c कांस्टेंट है कैपेसिटेंस, v dv इसका बेसिक इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा c v स्क्वायर बाई 2। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैपेसिटर का एनर्जी जो है कैसे निकालते हैं, बहुत ही बेसिक है, c v स्क्वायर बाई 2। अच्छा ये तो हुआ जब आपको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का वैल्यू दिया जाए, तब आप कैसे डायरेक्टली निकालोगे। अब किसी क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि भैया चार्ज का वैल्यू 10 कूलाम है, कैपेसिटेंस का वैल्यू 10 फैराड है, निकालो पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर क्या करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, उस केस में हम एक वेरिएबल को चेंज कर देंगे। मैं आपको तीनों ही फॉर्मूला लिखा देता हूँ कैसे डिराइव करने हैं। देखिए
तो आपको ये पता है Q इज इक्वल टू सी वी होता है। अगर आपको C को एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी पुट कर देंगे। तो देखो U का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई V इंटू वी स्क्वेयर बाई 2। V से V कैंसिल हो गया, हाफ Q इंटू वी। दूसरा फॉर्मूला आ गया, एक फॉर्मूला और बच गया, सी वी का हो गया, क्यू वी का हो गया। अब एक लास्ट फॉर्मूला बच गया हमारा Q और C का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, V को एलिमिनेट करेंगे। तो U हो जाएगा हमारा हाफ Q इंटू वी का फॉर्मूला क्या होगा, Q बाई सी। तो यहाँ से जो फॉर्मूला है वो आ गया हाफ Q स्क्वेयर बाई 2C। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो हमारे कंप्लीट हुए हैं इनका एक अलग से मैं वीडियो लॉन्च करूँ, जिसमें बेसिकली हम सभी क्वेश्चंस को, जो एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोल्व करेंगे। ठीक है, तो उसको स्प्रिंट टाइप पे हम सीरीज रखेंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है।